एवरीवन, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ही कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक्स को पढ़ा था, आयोटा के बारे में पढ़ा था और आयोटा पे बेस्ड क्वेश्चंस भी किए थे। और ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हमने आयोटा के निकाले थे जिससे हम क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू हैव लर्न दैट दोज कॉन्सेप्ट्स। नाउ मूविंग अहेड, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और वो है, यूजुअली हम क्या करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं हमारे पास लाइक दिस। और हम अलजेब्रा में क्या करते थे, दो नंबर्स अगर रूट में होते थे तो उनको तुरंत रूट के अंदर लेकर के उसको मल्टीप्लाई कर देते थे। तो ये माइनस ए इंटू माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए इंटू बी ए बी हो जाएगा। तो ये प्लस में नंबर दे रहा है। लेकिन अब मैं इसको अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग अगर करके देखती हूँ तो देखते हैं क्या आंसर आता है। इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, फाइन। अब हम जानते हैं कि रूट में -1 को हम आयोटा से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो मैं इसको आई से डिनोट कर देती हूँ और यहाँ पे ये प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी वही करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर, और रूट ए इंटू रूट ए बी आ जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 इंटू ए बी दैट इज माइनस ए बी। तो हमें क्या मिला, कॉम्प्लेक्स नंबर के पाथवे से अगर मैंने सॉल्व किया इसे तो ये -√ab आ गया। इट मीन्स कि दोनों ही चीज़ें एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इनमें से कोई एक तो गलत है। सो लेट अस चेक इट। अब देखिए, एक्चुअल में जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये गलत है। क्योंकि हमें करना क्या चाहिए, जब भी रूट में दो नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो हम उनको इस तरह से मल्टीप्लाई कभी नहीं करते। हमको करना क्या है कि ये वाला मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब इनमें से कोई भी एक नॉन नेगेटिव हो, एटलीस्ट वन नॉन नेगेटिव होना ही चाहिए। इसका मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ बी के साथ नेगेटिव नहीं होता, तब हम इसको अप्लाई कर सकते थे, राइट। तब हम इसको इस तरह से लिख सकते थे, रूट -1 को अलग कर देंगे, रूट ए बी को बिल्कुल अलग कर देंगे और इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फाइन। तो ये है इसका तरीका। तो याद रखिएगा कि जब भी दो नेगेटिव नंबर्स रूट में होंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होगा, ना कि इस तरह से। और ये वाला मेथड तभी अप्लाई करेंगे जब एटलीस्ट वन नंबर जो है वो नॉन नेगेटिव होगा, फाइन। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा हमें याद रखना है क्योंकि अक्सर हम ये गलती कर देते हैं। नाउ आगे हमको प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे हम तभी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बेसिक्स पता चलेंगे और इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा ये तभी पता चल पाएगा। सो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपने अलजेब्रा में पढ़ी होंगी, क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अप्लाई करना है। सो देखते हैं। उससे पहले मैं क्या करूँगी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लास्ट वीडियो में मैंने ये बोला था कि इनको कंपेयर ऐसे नहीं कर सकते, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं सिंपली लिख दूं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा है तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि मैंने कह दिया x1 + i(y1) इज़ ग्रेटर देन a + ib। तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसका कोई मीनिंग इसलिए नहीं है क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि इसका रियल पार्ट से इसके रियल पार्ट से बड़ा है या छोटा है, इसका इमेजिनरी पार्ट से बड़ा है या छोटा है। इससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, इसलिए हम ये कंपैरिजन का तरीका नहीं लेते हैं। हमें करना क्या होता है, हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ही कंपेयर करते हैं। सपोज़
हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। तो अगर Z1 ग्रेटर देन Z2 है तो ऑब्वियसली, यानी कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से ग्रेटर है, तो इसका साफ साफ मतलब है कि x1 इज ग्रेटर देन x2 होगा और y1 इज ग्रेटर देन y2 होगा। ठीक है, ना कि हम ये लिख देंगे कि ये पूरा ग्रेटर देन इस पूरे के, राइट। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ही कंपेयर करेंगे अलग अलग। नाउ अब हमको क्या करना है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है। जैसे सबसे पहले हम क्या करते थे, मैथ्स में हम ऑपरेशंस पढ़ते थे। ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये सर्जिकल ऑपरेशन वाला नहीं है, ये वो ऑपरेशंस है जब हम दो नंबर्स के बीच में प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनको ऑपरेशंस कहते हैं। फाइन। तो जैसे हम सिंपली अलजेब्रा में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन लगाते हैं, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी ये चारों चीज़ें, ये चारों ऑपरेशंस लगते हैं। इन जनरल इसको ऑपरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना चाहूँ, मैं पहले एडिशन की बात करती हूँ। एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैं इसलिए एक साथ ले रही हूँ क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल सेम है। बस एडिशन की जगह में हमें माइनस का साइन लगा देना है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हम प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं तो हम इस तरह से करेंगे। जो रियल पार्ट होगा उसको रियल पार्ट से कर देंगे। यहाँ पे सपोज प्लस ही है, माइनस के केस में बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, माइनस ले लेना है, और जब माइनस ब्रैकेट के बाहर होगा तो वो इस तरह से अंदर भी चला जाएगा, जैसा कि सिंपली हम अलजेब्रा में करते थे। तो यहाँ पे रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर देना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से ऐड कर देना है। तो यहाँ पे IY1 प्लस IY2 हो जाएगा। तो x1 प्लस x2, i को कॉमन ले लेंगे, y1 प्लस y2। फाइन। तो ये हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने का तरीका। अब हम देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब होता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आप एडिशन कर रहे हो तो आंसर जो आना चाहिए वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आना चाहिए। इट मीन्स कि जो प्रॉपर्टी है वो रिटेन्ड रहनी चाहिए कोई भी ऑपरेशन लगाने पर। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी, वो नंबर्स होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, इस तरह से सिमिलरली ये हमारा रियल पार्ट हो गया और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पर हमें जो आंसर मिला वो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। इसको मैं Z3 से डिनोट कर सकती हूँ। तो इस तरह से हमने प्रूव कर लिया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब हम देखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। यहाँ पर Z1 का मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ IY1 और Z2 का मतलब X2 प्लस IY2 ही है ऑलवेज। ठीक है, कहीं कहीं पर हमें Z3 का भी यूज़ करना होगा तो हम उसको भी मेंशन कर देते हैं फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। क्या ये सही है? ऑफ कोर्स सही है। एक्चुअली बिकॉज ऑफ लेस स्पेस मैं इसको सॉल्व करके पूरा नहीं दिखा सकती, बट आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। करना कुछ नहीं है,
तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं हमारे पास। पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको Z1 में ऐड करेंगे। फिर अगेन हम दूसरे प्रोसेस में क्या करेंगे, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको Z3 में ऐड करेंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा दोनों तरफ से सेम आने वाला है, इसलिए यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। फाइन। जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक सिंपल सा नंबर ले लिया 2, 3, 5। अब इन दोनों को पहले ऐड कर लो, फिर बाद में इससे ऐड कर लो, या फिर इन दोनों को पहले ऐड कर लो, फिर जो रिजल्ट आए उसमें 5 ऐड कर लो, तो बात तो एक ही होने वाली है। ठीक है, तो एडिशन में हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होल्ड करती है। और जब भी आपको अगर कहीं प्रूव करने को आ रहा है तो आप इसी तरह से x1 y1 लेट करके इसमें LHS में वैल्यू को पुट करोगे, सॉल्व करोगे, RHS में वैल्यू को पुट करोगे, सॉल्व करोगे और निकाल दोगे। बहुत ही इजी है, ये सॉल्व हो जाता है। फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, Z1 प्लस Z2 ये इनवर्स, ये रिवर्स हो जाता है ऑर्डर, बस ऑर्डर को चेंज करना है। तो हम जानते ही हैं, अगर हम A में B ऐड करें या B में A ऐड करें, बात तो एक ही है। ऑर्डर चेंज करने से एडिशन का रिजल्ट तो चेंज नहीं हो जाता, हाँ सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट ज़रूर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये प्रॉपर्टी जो है वो केवल और केवल एडिशन के लिए है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में वही आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप प्लस की जगह पे माइनस लगा दोगे, ठीक है, तो उल्टा आंसर आ जाएगा, नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ कहीं कहीं पे कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो हम उनको स्टडी भी करते रहेंगे। अब हमको देखना है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी वो होती है, वो पर्टिकुलर स्पीशी है या नंबर है जो हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो नंबर की आइडेंटिटी नहीं चेंज होनी चाहिए। फाइन, बस उसी से रिलेट करता हुआ है। मान लो कि मैंने कहा कि Z1 क्या है, ये तो हमें पता ही है, Z1 इज दिस। Z1 में हम क्या ऐड कर दें या क्या सब्ट्रैक्ट कर दें जो Z1 का Z1 ही रहे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0। इसमें अगर मैंने 0 ऐड किया, 0 प्लस आई इंटू 0 ऐड किया, तो क्या आ जाएगा, सेम ही आंसर आएगा ना, चेंज थोड़ी होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो आइडेंटिटी होती है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में 0 होती है। ठीक है, किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो वही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया आइडेंटिटी। अब हम देखेंगे इनवर्स क्या होता है। इनवर्स, फाइन, एडिशन के केस में इसको एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। ठीक है, यूजुअली आपको बुक्स में सब्ट्रैक्टिव इनवर्स करके कोई टर्म नहीं मिलेगा, लेकिन बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है, इसलिए बार बार कोई लिखने की कोशिश नहीं करता। करना वही होता है, बस सब्ट्रैक्शन का साइन लग जाता है। तो एडिटिव इनवर्स अगर मैं निकाल रही हूँ तो मेरे पास Z1 की वैल्यू ये है। ठीक है, इनवर्स क्या होता है? इनवर्स वो नंबर होता है जो अपने गिवन नंबर में अगर मैं ऐड करूं तो 0 आ जाए, एडिशन के केस में 0 आ जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा Z1 है, Z1 में मैं क्या ऐड करूं? मान लो कि मैंने क्या किया, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया मैंने, Z4 ले लिया, Z3 नहीं लूँगी, Z3 तो ये है। ठीक है, ये Z3 ही ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए, 0। ठीक है, 0 प्लस आई 0। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के ही टर्म्स में लिखेंगे, फिर कंपेयर करके वैल्यू निकाल देंगे। Z1 की वैल्यू क्या है, x1 प्लस आई y1, और Z2 की वैल्यू क्या है, Z3 की वैल्यू क्या है, x3 प्लस आई y3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने जैसा बताया था आपको, इस तरह से इसको कंपेयर कर देना है, सॉरी ऐड कर देना है।
तो ये हो जाएगा हमारा, इसको आप यहाँ लिख लो, ठीक है। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट से, यानी कि यहाँ मैं लिख देती हूँ x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमें फाइंड क्या करना था, हमें z3 फाइंड करना था, यानी कि इस पर्टिकुलर जो हमारा ये गिवन है इसकी इसका इन्वर्स क्या है। तो इसका इन्वर्स मैंने z3 माना था, अब z3 की वैल्यू भी तो फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम x3 और y3 की अगर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इसके टर्म्स में, तो हमें क्या पता चल जाता है, z3। तो यहाँ से क्या निकल जाता है, x3 इज इक्वल टू माइनस x1 और y3 इज इक्वल टू माइनस y1। यानी कि किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स क्या होगा, बस उसके रियल पार्ट को का साइन चेंज कर देना है। अगर ये नेगेटिव होता तो पॉजिटिव कर देते, पॉजिटिव होता तो नेगेटिव कर देते, बस यहाँ पे हमको साइन चेंज करने हैं। फाइन। अब इसको मैं एग्जाम्पल लेके आपको बता देती हूँ, क्योंकि x1 y1 में अक्सर हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं और बोर भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास 2 + 3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसका मुझे इन्वर्स फाइंड करना है। फाइन। तो बस कुछ नहीं करना है, इसका जो इन्वर्स होगा, साइन क्या है रियल पार्ट का, प्लस है, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, और इस केस में भी प्लस है तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका इन्वर्स हो गया। आप चाहो तो इन दोनों को ऐड करके देख सकते हो, आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो जब भी आंसर 0 आ गया इसका मतलब क्या है, ये इसका इन्वर्स है। ठीक है, अब आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव पे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को भी स्टडी करना पड़ेगा, इसलिए हम अब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पे आते हैं। ध्यान रखिएगा, डिवीजन में हम ये सब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डिवीजन में ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करती हैं। ठीक है, हाँ कुछ कुछ होल्ड कर सकती हैं, वो हम करेंगे, एक्सेप्शनल केसेस हैं वो, हो सकता है कि क्लोजर फॉलो कर जाए। फाइन। एसोसिएटिव, कॉम्पिटिटिव और ये सब हम डिवीजन के लिए नहीं निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा मल्टीप्लिकेशन के केस में हमें क्या करना है। पहले तो हम ये सीख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का करते कैसे हैं। ठीक है, तो पहले मैं x1 y1 के टर्म्स में समझा देती हूँ, या सिंपली मैं अगर आपको नंबर लेके समझाऊंगी तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। मान लो कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक ये है, और z2 क्या है हमारे पास 3 + 5i मान लो। इन दोनों का अगर मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मैं क्या करूँगी, इसको ठीक है, इसको जैसे आप अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 i, 3 3 ज़ा 9 9i प्लस 3 5 ज़ा 15 i स्क्वायर। और हम जानते हैं कि i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो मैं यहीं पर इसको रिप्लेस कर दे रही हूँ, -15 हो जाएगा ये। और अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कर देंगे अलग अलग। बस 15 और 6 ये कितने आने वाला है, -9, और ये आने वाला है 19i। तो इस तरह से हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हमको देखना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी, इसी में देख लेते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड कर रही है या नहीं। तो यहाँ पर देखो, क्लोजर में मैंने क्या बताया था कि कोई भी ऑपरेशन अगर दो नंबर्स के बीच में लगा रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है वो भी उसी कैटेगरी का नंबर है, तब वहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाया, तो आंसर क्या आया, कॉम्प्लेक्स नंबर आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को
होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई। एसोशिएटिव में हम देख लेते हैं, या एसोशिएटिव से पहले मैं कॉम्यूटेटिव बताती हूँ, क्योंकि मैंने ऑर्डर गलत लिख दिया है। कॉम्यूटेटिव बहुत ही ईजी होती है और यही पहले देखी जाती है। Z1 और Z2 और Z2 और Z1, ये हमारा कॉम्यूटेटिव में आता है, ठीक है। तो आप चाहो तो करके देख सकते हो, आंसर सेम ही आने वाला है। चाहे इसको पहले इससे पहले ऑर्डर में लिख लो या इस ऑर्डर को चेंज भी कर दोगे तो भी आंसर प्रोडक्ट का वही आने वाला है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एसोशिएटिव में। एसोशिएटिव में क्या होता है, हमें 3 क्वांटिटीज चाहिए होती हैं, ठीक है। अब देखो, अब चाहे इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर इससे रिजल्ट आएगा, तब मल्टीप्लाई कर लो, और या फिर हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तब जो रिजल्ट आएगा उसको Z3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आप कर सकते हो, ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा इसलिए मैंने इसमें नहीं किया है। आप एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो, आप x1 y1 लेके a b लेकर के कोई भी वेरिएबल लेकर के इसको कर सकते हो। नाउ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पे आते हैं। यहाँ पे हमें करना क्या है, मान लेते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, इसमें हमें कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करना है कि हमारा जो ओरिजिनल वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एज इट इज़ रहे। इट मीन्स कि उसकी आइडेंटिटी ना लॉस्ट हो। हमने अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में पढ़ा था कि अगर हम किसी भी नंबर में 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर की आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं होती, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वहाँ पर 1 होती थी। यहाँ पे हमें बस इतना करना है कि इसको हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पे भी 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी इसकी सेम रहेगी। बस हमें इसे क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारा लाइक दिस। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 + I0 है। अब आप ये पूछ सकते हो कि मैंने I0 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमें इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, इस वजह से मुझे इमेजिनरी पार्ट को 0 करके शो करना पड़ा। तो इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि कोई रियल नंबर को हम ये कह सकते हैं कि वो रियल नंबर प्लस 0 मैग्नीट्यूड का इमेजिनरी नंबर से मिलके बना हुआ है। तो इस तरह से ये हमारी आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में एक्सप्लेन होती है। नाउ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ने के बाद अब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पे आएंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मैंने कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई किया कि उसका प्रोडक्ट जो है वो 1 आ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि जो Z3 है वो Z1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। फाइन। अब हम इस इन्वर्स की वैल्यू को निकालेंगे कैसे, तो देखिए, मान लेते हैं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z = x + iy, इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मान लेते हैं Z' x' + i y', ठीक है। तो इन x y' और y' की वैल्यू हमें इसके टर्म्स में निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली हमें इसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में भेज देना है। लेकिन ये अलजेब्रा की तरह सिंपल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आयोटा का टर्म है वो डिनोमिनेटर में है और यहाँ पर ये न्यूमरेटर में है। तो जब तक ये आयोटा का टर्म न्यूमरेटर में नहीं आएगा तब तक हम इनको कंपेयर करके x' की वैल्यू x के टर्म्स में नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके आयोटा को न्यूमरेटर में लेकर आएंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस टर्म के कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई करना होगा। फाइन।
कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट वो टर्म है, वो नंबर है जो किसी नंबर में मल्टीप्लाई हो तो ये आयोटा हट जाता है। और उसको हम फाइंड कैसे करेंगे? बस आई की जगह पर माइनस आई से इसे रिप्लेस कर देंगे। तो जब दो टर्म्स के बीच का साइन हम चेंज कर देते हैं तो जो नया नंबर निकल के आता है वो ओरिजिनल नंबर का कॉन्जुगेट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x माइनस आई वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन। अब ये इस टर्म को सिंप्लीफाई कर देगा। इसको हम मल्टीप्लाई करके जब कैलकुलेट करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। और इसको मैं सेपरेट कर लेती हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आयोटा का टर्म न्यूमरेटर में आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, एक्स प्राइम और वाई प्राइम की वैल्यू को कंपेयर कर देंगे। तो हमें एक्स प्राइम की वैल्यू मिलेगी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई प्राइम की वैल्यू मिलेगी माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इन्वर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो टर्म है ये इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। अब हमको पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो हम ये पाते हैं कि Z1 और Z2, Z1 और Z3, इट मीन्स जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके उसे तीसरे से मल्टीप्लाई करें या फिर इनको मल्टीप्लाई करके तब ऐड करें तो रिज़ल्ट हमारा सेम ही आएगा। तो इस तरह से हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होल्ड करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर Z1 को x1i1 प्लस x1 प्लस i y1 लेट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैंने एडिटिव वाले में किया था। नाउ ये सारी प्रॉपर्टीज़ अब हमारी यहाँ पर ख़त्म होती हैं। अब हमको क्या करने हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज़। मैं पहला वाला क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ, जहाँ z इज इक्वल टू 2 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई 1 माइनस 2i है। इसे हमें क्या करना है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगी, मीन्स केवल और केवल न्यूमरेटर में i होना चाहिए, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले सिंपल करोगे। तो ये आ जाएगा हमारा 1 i माइनस 2i, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। ये आ जाएगा हमारा 3 माइनस आई। तो ये हमारा, अब क्या करेंगे, हमें डिनोमिनेटर में से i हटाना है, तो हम इसके कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइन, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 5i, आई थिंक यही आएगा इसमें। और नीचे आ जाएगा 9। यहाँ पर हम a माइनस बी ए प्लस बी की प्रॉपर्टी लगा लेंगे। ये आ जाएगा 9 प्लस 1 दैट इज 10 हो जाएगा। और इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकती हूँ 1/2 प्लस 1/2 इंटू आई। तो ये हो गया हमारा x प्लस आई वाई का फॉर्म, जहाँ x की वैल्यू क्या है 1/2 और y की वैल्यू क्या है 1/2। इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके हम x और y के फॉर्म, x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर क्यूब को खोलना है और उसके बाद सिमिलर प्रोसेस करना है। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड x एंड y इफ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3x माइनस 2iy इंटू 2 प्लस आई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 1 प्लस आई। मैं आपको केवल यहाँ पे गाइड करूँगी कि ये बहुत ही सिंपल है। जैसा कि मैंने बताया था कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहले इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, फिर उसके बाद इन जो आंसर आएगा उसको इससे प्रोडक्ट कर देंगे, फिर इसको ये जो है हमारा a प्लस आई बी के फॉर्म में आ जाएगा। फिर क्या करना है हमें, 10 प्लस 10i, रियल को रियल के साथ कंपेयर कर दीजिए, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर कर दीजिए, बट साइन का हमें ध्यान रखना है। इस तरीके से फिर हमारी x और y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है। अब हमें आना है इस क्वेश्चन पे जिसमें पूछा गया है कि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की होल पावर इज इक्वल टू 1 है अगर, तो n की कौन सी लीस्ट वैल्यू के लिए ये इक्वेशन होल्ड करेगी, n की कौन सी लीस्ट वैल्यू होनी चाहिए। ऑप्शंस दे रखे हैं 4 3 -4 1। ठीक, अगर एक ऑप्शन और बढ़ जाता 0 तो हम यूजुअली क्या करते हैं, एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ा है कि किसी भी टर्म की पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है, तो हम सिंपली देख के 0 लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पूछा गया है कि लीस्ट वैल्यू क्या है, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सबसे छोटी वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का केस डिफरेंट होता है, तो इसके लिए मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो आप पहले बाहर की पावर n को पहले छोड़ दीजिए, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँगी और इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो कॉन्जुगेट से, जब आप इसको ओपन करोगे होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 2i अपॉन 2। मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा i रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1। फाइन। अब यहाँ से हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि n की वैल्यू 4 पर ये वैल्यू 1 आ जाती है, लेकिन हमें यहाँ पर लीस्ट वैल्यू पूछी गई है। 0 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन 3 और 1 तो इन नो केस ये होगा, इसलिए 2 ऑप्शंस तो कट जाते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन है। अब हमें -4 भी चेक कर लेना है। तो -4 के केस में क्या होने वाला है, 1 अपॉन आई रेज़ टू पावर 4, तो ये हो जाएगी वैल्यू 1। तीनों पर ही हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, -4 है, इसलिए हम यहाँ पर सबसे लीस्ट वैल्यू n की -4 को रखेंगे। तो इस तरीके से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके क्वेश्चंस किए हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम आगे आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। नाउ एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहती हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था, जिसमें एक चीज़ मैं करना भूल गई थी। ये जो 2 है मल्टीप्लाई में है, बस कुछ नहीं करना है इसमें। इस 2 को, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसे 2 को बाहर लेकर के इस समेशन को बिल्कुल सिमिलर सॉल्व करना है जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर in a better way, and in the next video we will discuss the properties of complex conjugates and Argand plane, modulus, and how we can plot complex numbers on graph. We will discuss about polar coordinates too. Thank you so much for watching.